Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. I'm Sharmila and today we are going to discuss about the immunity, the topic of class 12th, human health and disease. Immunity is nothing but the ability of organism to resist against pathogen. The ability of any organism to resist against pathogen. अगर कोई भी पैथोजन इज नथिंग बट द ऑर्गेनिज्म विच क्रिएट द डिसीज़. ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में गया और वो डिसीज़ क्रिएट करता है, दैट ऑर्गेनिज्म वी कॉल्ड पैथोजन. तो हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी रहती है, हमारी जो नेचुरल इम्यून सिस्टम रहती है, इट रेजिस्ट दैट ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजन. हमारी बॉडी उस पैथोजन की एंट्री हमारी बॉडी में होने से रोकती है, एज वेल उसकी ग्रोथ जो है वो रोकती है. तो ये हमारी प्राइमरी इम्यूनिटी होती है. So the concept of the immunity to ability the organism to resist against the any pathogen or any disease creating pathogen we call or any kind of the disease. Immunity का concept the cells used as a immune cells. कौन सी बेटा? These are WBCs. It also called lymphocyte. WBCs की सेल्स और लिम्फोसाइट की सेल्स को हम बोलते हैं सेल्स ऑफ इम्यूनिटी. मीन्स नंबर ऑफ द WBCs इफ आर इंक्रीजेस इन आवर बॉडी, सो हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज होती है. द कंसेप्ट ऑफ द इम्यूनिटी फर्स्टली एक्सप्लेन्ड बाय एडवर्ड जेनर इन 1978. एडवर्ड जेनर ने कंसेप्ट इम्यूनिटी का सबसे पहले रखा था, बट एडवर्ड जेनर वॉज नॉट कॉल्ड द फादर ऑफ इम्यूनिटी. द फादर ऑफ इम्यूनिटी वी कॉल्ड द एमिल वैन बेरिंग. एमिल वैन बेरिंग को हमने फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा है. एडवर्ड जेनर ने कंसेप्ट रखा था, देन हमने एमिल वैन बेरिंग को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों कहा? बेटा एडवर्ड जेनर ने हमारा वैक्सीनेशन का डिस्कवर्ड किया था. डिस्कवरी ऑफ वैक्सीनेशन डन बाय द एडवर्ड जेनर. और कौन सी वैक्सीन उन्होंने डेवलप की थी? फर्स्ट वैक्सीन जो थी हमारी वो थी स्मॉल पॉक्स की. एंड ही आइसोलेट द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन फ्रॉम द काउ पॉक्स. काउ में जो डिसीज़ होता है काउ पॉक्स, उसमें से उसने वैक्सीन को आइसोलेट किया था और वो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उसको यूटिलाइज किया गया था. सो एडवर्ड जेनर इज कॉल्ड द फादर ऑफ वैक्सीनेशन. इन्हें हम कहेंगे फादर ऑफ वैक्सीनेशन. तो फादर ऑफ इम्यूनिटी एमिल वैन बेरिंग को क्यों कहेंगे? बिकॉज एमिल वैन बेरिंग ने डिस्कवरी की थी, डिस्कवर्ड एंटीबॉडी. और एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी आर नथिंग बट द वेपन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ डिसीज created by organism. ऐसे वेपन्स है जो एनी काइंड ऑफ द डिसीज़ को आपका रेजिस्ट करते हैं, किसी भी टाइप के डिसीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं. और किसके द्वारा बनाए गए? ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनाए गए. सपोज मेरी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है किसी डिसीज़ से रेजिस्ट करने वाली, तो वो मेरे ही द्वारा बन रही है और वो किसके खिलाफ एक्ट कर रही है? वो पैथोजन के खिलाफ एक्ट कर रही है. तो ऐसी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द योर इम्यून सिस्टम ऑफ द एंटीबॉडी इज गिवन बाय द एमिल वैन Behring. That's why the father of immunology is told to the Emil van Behring. It is the 1 mark MCQ question. Okay. इसके लिए उनको 1901 में बेटा नोबल प्राइज भी मिला था. He was get the Nobel Prize for the antibody discovery in 1901. Emil van Behring को. So he was the father of immunology and the father of vaccination is the Edward Jenner. So immunology is क्या?
इम्यूनिटी हमें पता है कि जो हमारी नेचुरल पावर है किसी भी पैथोजन को रेजिस्ट करने की, उसने हमें इम्यूनिटी कहा। सो व्हाट अबाउट इम्यूनोलॉजी? इम्यूनोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी पावर ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट वी कॉल इम्यूनोलॉजी। द ब्रांच ऑफ द साइंस डील्स विद द स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी पावर दैट वी कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। तो हमारी जो इम्यूनो सिस्टम है बेटा, वो नेचुरली डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में। इम्यूनो सिस्टम डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स किसी भी ऑर्गेनिज्म की। ओके, सो कौन से होते हैं वो 2 पार्ट, वो देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, एक है हमारी इनेट इम्यूनिटी, और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यहाँ पे एक डबल एम आएगा। ओके, इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी को वी आल्सो कॉल द नेचुरल इम्यूनिटी, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी को वी कॉल्ड नॉट एक्चुअली आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, इसमें भी कुछ नेचुरल प्रोसेस होती है, बट इट इज़ एक्वायर्ड बाय द लाइफ टाइम, एक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। सो हमारी इनेट इम्यूनिटी नेचुरल इम्यूनिटी है, मतलब जो हमारी साथ ही बाय बर्थ हमारी बॉडी में आती है मोस्ट ऑफ द टाइम। बाय बर्थ या नेचुरली हम किसी भी डिसीज़ को रेजिस्ट करने की जो एबिलिटी रहती है हमारी, दैट एबिलिटी वी कॉल द इनेट इम्यूनिटी। सपोज़ आज के दिन अभी इसी समय मुझे किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, तो उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन मेरे जैसे ही वो बॉडी में मेरे एंटर हुआ, तो तुरंत तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगी बेटा, तुरंत तो मेरी बॉडी में सिम्टम्स दिखना स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, उसके लिए कुछ समय लगेगा। तो उस समय के दौरान हमारी नेचुरल पावर ऑफ द इम्यूनिटी इन हाई पावर पे रहती है, हाई पीक पे रहती है, और वो उसके साथ फाइट करती है, उस पैथोजन के साथ फाइट करती है जब तक हमें बॉडी में कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। तो अगर अभी एंटर हुआ और मुझे शाम तक मेरी बॉडी में सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हुए, तो अभी से लेके शाम तक का जो पीरियड है उस दौरान मेरी इनेट इम्यूनिटी बहुत इंक्रीज़ हो गई है। इनेट इम्यूनिटी ने वर्क किया है, और इनेट इम्यूनिटी ने किस तरह से वर्क किया है वो हम देखते हैं। एक्चुअली इनेट इम्यूनिटी क्रिएट द बैरियर्स और ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ द पैथोजन। जब पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो किसी न किसी ओपनिंग से एंटर करेगा। नोज़ की ओपनिंग है, माउथ की ओपनिंग है, ईयर की ओपनिंग है, स्किन पोर्स की ओपनिंग है, मतलब किसी न किसी ओपन एरिया से वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा। तो उसका जो एंट्री करने का वे है, एंट्री करने का जो पाथ है, उस पाथ में बीच में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से वो अंदर एंटर ही ना हो पाए। तो इस कैसे ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है बेटा? तो ये जो ऑब्स्टेकल्स वो क्रिएट करता है वो 4 तरह के हैं। एक है फिजिकल ऑब्स्टेकल और फिजिकल इम्यूनिटी, दूसरी है फिजियोलॉजिकल, तीसरी है सेल्यूलर, एंड देन साइटोकाइन। साइटोकाइन बोला यहाँ पे, साइटोकाइनिन नहीं। साइटोकाइनिन इज द वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन। कंफ्यूज करते हैं बच्चे साइटोकाइन एंड साइटोकाइनिन में। साइटोकाइन इज द पार्ट ऑफ द इम्यूनिटी एंड साइटोकाइनिन इज द प्लांट हार्मोन, है ना। हमें साइटोकाइन के बारे में बात करना है। सो इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे इनेट इम्यूनिटी पार्ट को। ये जो 4 तरह के बैरियर है, ये पैथोजन के रूट में हमारी बॉडी में किस तरह से जनरेट किए जाते हैं बॉडी के द्वारा, इसके बारे में फर्स्टली डिस्कस करेंगे। सो सपोज फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट फिजिकल बैरियर और फिजिकल इनेट इम्यूनिटी। सपोज़ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मेरी बॉडी में एंटर करना है, वो आके बैठ गया मेरी स्किन के ऊपर। ओके, सो सबसे पहले मेरी बॉडी के अंदर सेल्स है, नंबर ऑफ द सेल्स आर देयर, बट सेल्स को कवर्ड किसने किया है? स्किन ने कवर्ड किया, मतलब बॉडी का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको कवर्ड किया है स्किन ने। तो कोई भी पैथोजन सबसे पहले मेरी स्किन के कांटेक्ट में आएगा, तो स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो सबसे पहला बैरियर तो स्किन ही है हमारा, है ना। सबसे पहला बैरियर क्या है? स्किन है। तो फिजिकल बैरियर मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एंटर करते समय जो बैरियर क्रिएट होता है, दैट वी कॉल द फिजिकल बैरियर। एंट्री ऑफ पैथोजन रेजिस्ट बाय दिस बैरियर। और एग्जाम्पल क्या आएंगे इसका? एग्जाम्पल है स्किन, दूसरा है
हेयर इन नेजल पैसेज, म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट and food tract and urinogenital tract. ओके यहाँ पे स्किन के द्वारा पहला स्किन उसको अंदर एंट्री नहीं होने देंगे। अगर नोज़ के थ्रू जा रहा है तो नेजल पैसेज में हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, आपके म्यूकस सिक्रेट होता है। तो जब भी कोई पैथोजन एंटर करेगा तो पहले हेयर्स के अंदर एंटेंगल हो जाएगा या फिर आपके म्यूकस के साथ बाइंड हो जाएगा, चिपक जाएगा, तो अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। देन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा ट्रकिया, यहाँ पे म्यूकस रहता है। फूड ट्रैक्ट में ईसोफेगस में म्यूकस रहता है, स्टमक की लाइनिंग में म्यूकस रहता है। यूरिनोजेनिटल जो ट्रैक्ट है हमारी यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर वाला, वहाँ पे म्यूकस सिक्रेट होता है। तो अगर कोई पैथोजन उसके अंदर एंटर भी हो जाता है तो सबसे पहले म्यूकस के साथ तो ट्रैप हो जाएगा और वहीं पे उसकी एंट्री बॉडी के अंदर रोक दी जाएगी। सो इट इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ द रेजिस्ट एबिलिटी ऑफ द बॉडी। ओके, सेकंड है फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल भी बोलेंगे हम। एनाटॉमिकल इसलिए क्योंकि बॉडी के अंदर भी हो रही, तो क्या होगा, ये हमारा है सलाइवा, देन HCl इन स्टमक, pH मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑर्गन, टेम्परेचर, ये रेजिस्टेंस है, एनाटॉमिकल रेजिस्टेंस। सपोज उसने स्किन को रेजिस्ट जो कर रहा है, स्किन को पास आउट कर दिया, स्किन के थ्रू अंदर चला गया, नेज पैसेज के थ्रू अंदर चला गया, एंट्री कर दी, उसने जो फिजिकल बैरियर था, फिजिकल बैरियर को ब्रेक डाउन कर दिया एंड सपोज इट एंटर इन आवर बॉडी, है ना। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है बेटा हमारा। फर्स्ट लाइन डिफेंस मतलब जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले बॉडी क्या करती है ना, दैट्स वी कॉल द फर्स्ट लाइन डिफेंस। तो फर्स्ट लाइन डिफेंस उसके एंट्री को रोकने की कोशिश करेगी। ओके, दूसरा क्या करेगी, अगर वो एंट्री कर ही गया सपोज, तो दूसरा जो स्टार्ट हो जाता है ये भी फर्स्ट लाइन डिफेंस में ही आता है आपका। एक्चुअली सलाइवा जो है हमारा, सलाइवा का पीएच एसिडिक इन नेचर है, हमें पता है, इट इज़ 6.5 to 6.8 के करीब आपका पीएच रहता है। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे मुंह में जाते हैं बाय द फूड मटेरियल, इट इज़ नेचुरली किल्ड बाय द सलाइवा ड्यू टू द हाई पीएच। अगर वो स्टमक के अंदर एंटर हो गए तो स्टमक का पीएच रहता है 1.5 to 1.8 के बीच में, इट इज़ हाईली एसिडिक इन नेचर। तो वहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस जो भी बॉडी के अंदर एंटर होगा वो आपका किल कर दिया जाएगा। डिफरेंट जगह पे बॉडी का पीएच डिफरेंट होता है। इवन इन फीमेल वजाइनल एरिया द पीएच बिकम 3.5 और समथिंग। तो वहाँ पे भी अगर कोई एंट्री माइक्रो ऑर्गेनिज्म की होती है तो वहाँ पे हाई पीएच की वजह से वो रेजिस्ट होता है। एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, जनरली हमें कुछ भी बीमारी हो बेटा, कुछ भी बीमारी हो, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ना। सबसे पहले बुखार तो आना ही आना है, कुछ भी बीमारी हो सबसे पहले बुखार तो आना ही है। तो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो किस वजह से हो रहा है, पैथोजन इंक्रीज कर रहा है क्या टेम्परेचर। एक्चुअली बॉडी खुद अपना टेम्परेचर इंक्रीज करती है टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में रेजिस्ट ना कर पाए। तो ये एक बॉडी का सिम्टम्स है जो हमें दिखाया जाता है कि समथिंग इज गड़बड़ इन योर बॉडी, समथिंग इज एंटर इन योर बॉडी। ये हमें बताया जाता है कि आपकी बॉडी में कुछ तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ तो भी एंटीजन, कुछ तो भी फॉरेन मटेरियल बिकम्स एंटर एंड नाउ यू हैव टू डू सम अनदर थिंग्स। अगर यहाँ पे हमारी फर्स्ट लाइन को, जो डिफेंस लाइन है, उसको क्रॉस करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर किया तो जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। अब फिर भी उसने फिजियोलॉजिकल बैरियर को एंटर किया, क्रैक कर दिया और उसके थ्रू भी एंटर हो गया बॉडी के अनर पार्ट पे, तो नेक्स्ट आता है हमारा सेल्यूलर लेवल बैरियर। सेल्यूलर लेवल बैरियर दो तरह के होते हैं बेटा, एक होता है फैगोसिटिक एक्टिविटी, फैगोसिटिक बैरियर, और दूसरा होता है फैगोसिटिक बैरियर और दूसरा होता है टी सेल एंड बी सेल्स। ये क्या होता है, फैगोसिटिक बैरियर होता है हमारा WBCs। ओके,
फैगोसाइट मतलब इनगल्फ करना। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है तो उसको इनगल्फ किया जाता है। किसके द्वारा इनगल्फ किया जाता है? WBCs के द्वारा। तो सपोज ये हमारी सेल्स हैं, ओके, और हमें पता है कि सेल्स के बीच में गैप रहती है, सेल्स के बीच में गैप रहती है, तो ये गैप्स क्या कहा जाता है? दैट उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, दैट फ्लूइड वी कॉल द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो दैट WBCs कम्स इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड रीजन, मीन्स आउटसाइड द सेल। अभी किसी भी पैथोजन ने बॉडी के सेल के अंदर एंट्री नहीं की, सपोज पैथोजन इस एरिया के अंदर है, तो यहाँ पे WBCs रिलीज हो जाएंगे। और WBCs कहाँ से आएंगे? ब्लड से आएंगे, लिम्फ से आएंगे, एंड वो उसको किल करने की कोशिश करेंगे आउटसाइड द सेल, है ना, सेल के बाहर ही उसको मारने की कोशिश करेंगे। दैट इज द फाइगोसिटिक एक्टिविटी, सेल्यूलर एक्टिविटी, क्योंकि सेल के आसपास हो रही है, सेल के अंदर भी होती है, वो भी हम आगे देखते हैं। तो सेल्यूलर एक्टिविटी समटाइम इट हैपन्स इनसाइड द सेल, समटाइम्स इट हैपन्स आउटसाइड द सेल। तो WBCs जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी सेल्स हैं वो उसको किल करने की कोशिश करेगी। दैट इज द फैगोसिटिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, एंड इट इज द सेकंड डिफेंस लाइन। फर्स्ट डिफेंस लाइन में हमारा फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर था। सेकंड डिफेंस लाइन कब एक्टिवेट होती है? जब फर्स्ट डिफेंस लाइन को कोई भी पैथोजन क्रॉस करके एंटर हो रहा है, तो सेकंड आपकी जो डिफेंस लाइन बेटा वो एक्टिवेट हो जाएगी और वो वर्क करेगी। WBCs and T and B cells, T and B cells actually the cells of the WBCs, ये WBCs की cells है। T cells the helper T cells and B cells, these are produced in bone marrow, and B cells are mature in bone marrow and T cells are mature in the thymus gland of the heart, जो heart के पास located है thymus gland, वहाँ पे आके mature होती है। and ये क्या काम करती है? These are blindly attack on the any kind of the pathogen। तो जब भी कोई पैथोजन फर्स्ट लाइन डिफेंस लाइन को क्रॉस करके बॉडी के अंदर एंटर होता है, तो टी जो सेल्स है हमारी, टी सेल्स ऑफ द लिम्फोसाइट, टी सेल्स ऑफ द WBCs ब्लाइंडली अटैक ऑन दैट पैथोजन, है ना। और ब्लाइंडली अटैक करेगी तो बी सेल क्या करती है? बी सेल को जब तक एंटीबॉडी बनाने को समय मिलता है, बी सेल प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी आर द सब्सटेंस विच आर अगेंस्ट द एंटीजन, विच आर अगेंस्ट द एंटीजन। सो एंटीजन इज क्या होता है? अब एंटीबॉडी समझ में, कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में चला गया बेटा, कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में चला गया, फॉरेन मटेरियल इज नथिंग बट दैट मटेरियल विच इज़ नॉट क्रिएटेड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी का मटेरियल नहीं है। फिर चाहे वो डस्ट पार्टिकल भी क्यों ना हो, फिर चाहे वो पोलन ग्रेन ही क्यों ना हो, फिर चाहे वो कोई फंगी भी क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, कोई वायरस ही क्यों ना हो, क्योंकि वो हमारी बॉडी का पार्ट्स नहीं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट फॉरेन मटेरियल। और उसी फॉरेन मटेरियल को बोलते हैं हम एंटीजन। और किसी भी एंटीजन के खिलाफ जो बनाई जाती है, एंटीजन को रेजिस्ट करने के लिए जो बनाई जाती है, दैट इज द एंटीबॉडी। ओके, सो एंटीबॉडी बनाने का काम करती है बी सेल, बट बी सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए समय तो लगेगा। जब पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर होगा तो कुछ तो समय लेगी वो एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो तब तक क्या, तब तक तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर स्प्रेड हो जाएगा। तो तब तक हमारी फर्स्ट डिफेंस लाइन एंड सेकंड डिफेंस लाइन काम करती है। तब तक हमारा टी सेल्स काम करती है। टी सेल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, कुछ भी है, वो ब्लाइंडली अटैक कर देता है, उसके ऊपर अटैक करता है और किल करने की कोशिश करता है। अगर उससे पॉसिबल हो जाता है तो बी सेल्स को एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगर वो उसने सेकंड आपकी लाइन को क्रॉस कर दिया तो फिर वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन बी सेल्स के द्वारा उसके अगेंस्ट किया जाता है। सो दिस इज द सेल्यूलर लेवल। ओके, दिस इज द सेल्यूलर लेवल। ये भी हमारी इनेट इम्यूनिटी का ही पार्ट है बेटा। एंड द लास्ट इज द साइटोकाइन। द लास्ट पार्ट इज द साइटोकाइन। साइटोकाइन इज नथिंग बट द प्रोटीन्स लेस एंटीबॉडी वर्क अगेंस्ट पैथोजन। इसे इंटरफेरॉन भी कहा जाता है। ओके, इसे इंटरफेरॉन भी कहा जाता है। एक टॉपिक दिया है आपकी एनसीईआरटी में इंटरफेरॉन को लेके, और इंटरफेरॉन के ऊपर कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो हम इसी टॉपिक में उसको कवर करते हैं बेटा। इंटरफेरॉन और साइटोकाइन एक ही पार्ट है। साइटोकाइन इज नथिंग बट द प्रोटीन लेस एंटीबॉडी। ऐसा प्रोटीन है जिसमें एंटीबॉडी नहीं है। और क्या करता है ये काम प्रोटीन? ये प्रोटीन आपके किसी भी पैथोजन को रेजिस्ट करने का काम करता है। किसी भी पैथोजन को रेजिस्ट करेगा तो क्या करेगा? एक्चुअली ये रेजिस्ट नहीं करता, एक्चुअली ये आपकी सेल्स को अवेयर करता है फॉर द एंट्री ऑफ द पैथोजन। सेल्स को अवेयर करेगा मतलब सपोज बेटा ये सेल्स है हमारी, ओके, ये सेल्स है, सब सेल्स लगी हुई रहती है। तो यहाँ पे कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया,
किसी वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया इस सेल को, तो इस सेल के अंदर जब वायरस आता है तो वायरस के कांटेक्ट में जब वो सेल आती है तो वो सेल के द्वारा एक प्रोटीन बनाया जाता है एंड दैट प्रोटीन वी कॉल द इंटरफेरॉन प्रोटीन। दैट प्रोटीन बनाएगी और वो प्रोटीन क्या करती है, वो प्रोटीन जो वायरस है उस वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है, तो वायरस रेप्लिकेशन करेगा तो अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, तो डीएनए के बीच में जाके अटैच हो जाती है, उसके डीएनए के बीच में जाके अटैच हो जाती है और उसके रेप्लिकेशन प्रोसेस को होने नहीं देती, उसकी रेप्लिकेशन प्रोसेस को होने नहीं देती, उसको बढ़ने नहीं देती। पहला तो ये काम करती है, बट फिर भी जाके अगर वो बढ़ जाता है तो वो क्या करती है, वो ये सेल से रिलीज हो जाती है इंटेस्टियल एरिया में और रिलीज होकर पड़ोसी सेल के पास जाती है और पड़ोसी सेल को मैसेज पहुंचा देती है कि समथिंग इज हार्मफुल इन आवर बॉडी समथिंग कम्स हार्मफुल इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में कुछ तो भी एंटर हो गया जो हार्मफुल है। और ये आगे की सभी सेल्स कैसी हो जाती है, अवेयर हो जाती है, अवेयर हो जाती है। जैसे घर में कोई चोर आ जाता है तो मोहल्ले में सबको पता चल जाता है कि अरे चोर आया, तो बाकी के जो लोग रहते पड़ोसी सब अवेयर हो जाते हैं। वैसे ये सेल में वायरल इन्फेक्शन हुआ तो ये जो पड़ोसी सेल्स है बेटा सब अवेयर हो जाएगी, बट वो अवेयर करने का काम कौन कर रहा है, इंटरफेरॉन कर रहा है। वो ट्रांसमिट होके पड़ोसी सेल्स के पास जाएगी और बता देगी कि इस तरह का वायरल इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है। तो जब आपका वो वायरस ट्रांसमिट होगा वन सेल टू अनदर सेल, तो जो पहली वाली सेल, जो दूसरी वाली सेल से जिसको अवेयर किया गया, वो ऑलरेडी उसको पता है कि बॉडी के अंदर इस तरह का पैथोजन आना है, हमारी घर में भी आने की पॉसिबिलिटी है, हमारी सेल के अंदर भी आने की पॉसिबिलिटी है, तो वो पहले ही उसको किल करने के लिए जो पॉसिबल चीज़ें हैं वो क्रिएट कर लेगी, जो पॉसिबल मटेरियल्स है, जो पॉसिबल केमिकल्स उसको क्रिएट करना है, जो पॉसिबल बिहेवियर है उसका, वो इस तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। दिस इज़ अबाउट इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ओके, सो इंटरफेरॉन एंड साइटोकाइन इज नथिंग बट द सिमिलर थिंग्स एंड दीज आर द प्रोटीन, दीज आर द टाइप्स ऑफ द प्रोटीन विच लेस ऑफ एंटीबॉडी। ऐसा प्रोटीन है जिसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है। तो क्या एंटीबॉडी प्रोटीन होता है? यस, एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन। ऑल एंटीबॉडी एज अ प्रोटीन इज इन नेचर, बट ये प्रोटीन है बट इट नॉट कंटेन द एंटीबॉडी। दिस इज़ अबाउट द साइटोकाइन। तो ये जो 4 डिफेंस लेयर थी हमारी, ये जो 4 डिफेंस लाइन थी, ये हमारी इनेट इम्यूनिटी पावर का है। जब भी कोई पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो सबसे पहले बॉडी किस तरह का बिहेव करती है, दिस इज़ अबाउट हमारी नेचुरल इम्यूनिटी पावर, इनेट इम्यूनिटी पावर। आफ्टर दैट हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी आती है कि अगर एंट्री हो गई और हमने बहुत कोशिश कर रही है उसको रोकने की, बट फिर भी वो रुक नहीं पाया और बॉडी के अंदर स्प्रेड होता जा रहा है, तो फिर बॉडी को क्या करना चाहिए? ओके, तो फिर हम दवाइयाँ गोलियाँ खाते हैं, जो भी करते हैं, तो वो आगे की प्रोसेस है। दिस इज़ अबाउट इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।